गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। विद्युत क्षेत्र की स्टडी हम लोग किए हैं, एक चार्ज के लिए किए हैं, एक डाइपोल के लिए किए हैं, और उसके बाद अब ये देखना चाहते हैं कि भाई गॉसेस थ्योरम है, गॉसेस लॉ है, उससे हम कैसे विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। लेकिन गॉसेस लॉ समझने के लिए आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना पड़ेगा कि विद्युत फ्लक्स क्या चीज़ है, और आपको एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश देखना पड़ेगा, और घनकोण यानी सॉलिड एंगल समझना पड़ेगा। तो एक एक करके हम लोग गौर करते चलते हैं। तो नंबर 1 है बेटा एरिया वेक्टर है, इसको आप क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं। ये एरिया वेक्टर हो गया, क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं। तो पहले आपने क्या देखा था, गौर करेंगे एरिया के बारे में कि कहा कि भाई ध्यान दीजिएगा, एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, इसकी लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है, इसका भाई एरिया निकालिए आप। तो आपने कहा कि भाई लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और सीधे सीधे 5 मीटर गुणे 3 मीटर बराबर आपका 15 मीटर स्क्वायर, ये आ गई, एरिया आ गई। लेकिन यहाँ पर जब आप फिजिक्स में इस समय पढ़ रहे हैं तो आप जैसे चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसकी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये हर तरफ को जा रही हैं, मैं एक साइड को खाली खींच रहा हूँ। अब यहीं पे ध्यान देते हैं कि अगर कहा जाए कि भाई ये एक छोटा सा एरिया है, अगर कहीं पे ये एक छोटा सा एरिया है, यहाँ पे देखिए आप ये कितनी लाइंस निकल रही हैं, ये इतनी लाइंस निकल रही हैं, आप ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 लाइन निकल रही हैं, विद्युत बल रेखाएं जो हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, वो आपकी 5 यहाँ से निकल रही हैं। अच्छा, इसी को थोड़ा घुमा के रख देते हैं। अगर इसी को थोड़ा घुमा कर रखते हैं और इस तरह से रख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम मान लीजिए इस तरह से रख देते हैं, अगर इतनी ही एरिया को हम इस तरह से घुमा देते हैं, ऐसे ऐसे घुमा देते हैं, तो बेटा अब कई लाइन से गुजर रही हैं, अब तो खाली 2 लाइन से गुजर रही हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि जो हमारा एरिया है, जो हमारा क्षेत्रफल है, एक ही एरिया को कभी ऐसे रखोगे तो बहुत सारी लाइंस इससे पार हो रही हैं, थोड़ा ऐसे कर दिया आपने, कम लाइन पार हो गई, ऐसे कर दिया बिल्कुल ही लाइन नहीं पार हो रही हैं। तो अब हमें क्षेत्रफल को यानी एरिया को एक वेक्टर की तरह से ट्रीट करना होगा, इसको ठीक से समझने के लिए। तो चलिए मान लेते हैं भाई कि इसको हम एक सदिश के रूप में देखेंगे। तो इसको अब आप कहेंगे तो अदिश राशि सदिश के रूप में कैसे देखेंगे? इसमें डायरेक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये चीज ध्यान दे लेते हैं कि जैसे ये एक एरिया है, ये ध्यान दीजिएगा, ये एक एरिया है, ये एक एरिया है आपका। अगर ये यहां पे एरिया है, ये क्षेत्रफल है, तो इसका एरिया फिर आप किसी तरह से निकाल लीजिए, पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, जैसे चाहते हैं वैसे निकाल लीजिए, जो भी एरिया आ गया, मान लीजिए ए एरिया आ गया। अब इसका वेक्टर कैसे इमेजिन करेंगे? इसका वेक्टर आप फील करेंगे कि इसका जो समतल है, इसका जो प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर, जस्ट परपेंडिकुलर यानी बाहर की ओर को, ये आपका एरिया हो गया। जैसे मान लीजिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये मेरा हाथ है यहां पर, तो इसके परपेंडिकुलर ये समतल है, इसके परपेंडिकुलर एरिया किधर को हो जाएगा बेटा? ये बाहर को ये हो जाएगा। आप कहेंगे साहब नीचे को भी खींच सकते हैं, हाँ ये भी हो जाएगा, दोनों हो सकता है। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि हम कौन सा एरिया ले रहे हैं। देखिएगा परपेंडिकुलर बाहर को ले रहे हैं, ये वेक्टर ए है आपका। अब इस वेक्टर ए में परिमाण क्या होगा? परिमाण तो भाई वही होगा जो इसकी एरिया है, जो इसका क्षेत्रफल है। और डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ये बाहर की ओर को है, यानी यू ए कैप कर लेंगे इसको हम, ये चीज हमारा हो जाएगा। हाँ, अगर मान लीजिए कोई कहता है कि नहीं भाई हम तो नीचे को लेंगे एरिया, ये एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर ये हो गया आपका। तो ये एरिया इतना क्षेत्रफल, इसको रिप्रेजेंट हम इसके रूप में करेंगे, मानी जितनी इसका एरिया निकल के आया, मान लीजिए अभी 15 मीटर स्क्वायर निकल के आया, तो इसकी लेंथ को बेटा हम 15 फील करेंगे, और जो डायरेक्शन है वो नीचे की ओर को फील करेंगे। तो यहाँ पर ये बोर्ड है आपका, एक प्लेन है, एक ही प्लेन में दिख रहा है, लेकिन अगर एक प्लेन में ये एरिया है तो ये आपका नीचे की ओर को होगा या आपको बाहर की ओर को होगा। एक समतल में आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, और सीधे सीधे जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो इसका एरिया गुणे ए कैप हो जाएगा आपका। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि भाई ये एक्स डायरेक्शन है, इस दिशा में जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप है, ये डायरेक्शन आपकी वाई डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो जे कैप है। अब अगर कहा जाए कि वही चीज यहाँ पे है, यहाँ पे 5 मीटर लंबाई है, यहाँ पे 3 मीटर चौड़ाई है। अब मान लीजिए ये एक आयत बन गया,
तो इसका एरिया बेटा कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा आपका 5 × 3 यानी 15 मीटर स्क्वायर। लेकिन इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, अब एरिया वेक्टर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे इस समतल में है, एक्स वाई समतल में ये आपका एरिया है, तो जो आपका एरिया वेक्टर हो जाएगा वो किधर हो जाएगा, वो आपका जेड समतल में हो जाएगा, माने के वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो सीधे सीधे वेक्टर ए बराबर, फार्मूला क्या बोला था हमने, ए इंटू ए कैप, ए कितना आया है, ये 15 आया है। और दूसरी चीज आपका जो डायरेक्शन है वो किधर को है, बाहर को ले रहे हैं हम, बाहर को ले रहे हैं, तो ये आपका के कैप हो जाएगा इतना मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया। हाँ, अगर कोई कहता है कि आप अंदर को इनसाइड लेंगे तो अंदर वाला हमारा जो हो जाएगा वो आपका -15 के मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ध्यान दीजिएगा कि आपके ऊपर है कि ये आप बाहर की ओर लेंगे कि ये आप भीतर की ओर इनसाइड लेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि जो भी हम एरिया वेक्टर लेंगे वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर लेंगे, और जो हम एरिया लेंगे, जो हम लेंगे वो प्लेन लेंगे, समतल लेंगे। अब मान लीजिए अगर हमारे सामने आ गया कि भाई ये तो सरफेस चलिए ओपन सरफेस है, ये खुला सरफेस है, अगर कोई क्लोज सरफेस आ गया तो क्या करेंगे, अगर ये बच्चों मान लीजिए क्लोज सरफेस आ गया, ये एक बंद पृष्ठ आ गया, जैसे ये आपका एक स्फेयर है, मान लीजिए ये एक गोला है, तो ये आपको सर्किल भी ऐसे दिखता है, लेकिन ये गोला है, स्फेयर है, माने ये आपको पूरा सॉलिड दिखेगा आपको। तो यहाँ पर इसमें आप छोटा सा कोई एरिया ले लीजिए, मान लीजिए हमने ये एरिया हमने चुन लिया, इतना एरिया। अब पूरी एरिया क्योंकि नहीं ले सकते हैं, पूरी एरिया का एरिया वेक्टर हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि पूरी एरिया तो समतल है ही नहीं है। जब बिल्कुल छोटी सी एरिया लेंगे तब ये हमारी कैसे एरिया निकलेगी, समतल निकलेगी। मान लीजिए ये डी एरिया है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है कि इसके परपेंडिकुलर हमको लेना है, तो परपेंडिकुलर बेटा ये वेक्टर हो जाएगा, ये हमारा डी ए वेक्टर ये हो जाएगा आपका, ये हमारा डी ए वेक्टर है। लेकिन आप कह सकते हैं, आपने कहा था किसी साइड में ले सकते हैं समतल के, तो समतल के इधर आपने डी ए वेक्टर ले लिया, लेकिन ये डी ए वेक्टर नहीं लिया जाएगा। तो यहां पे हमको ध्यान ये देना है कि सीधे सीधे जो हमारा ये डी ए वेक्टर, अगर ये एरिया हमने लिया, ये आपका डी ए है, तो आपका ये हो जाएगा डी ए जो एरिया है, और ये आपका अगर इधर कैप है, आपका ए कैप है, तो इस डायरेक्शन में आपका ये आपका एरिया वेक्टर हो जाएगा डी ए वेक्टर। तो यहां पर इस चीज ध्यान दिया जाएगा कि ये आपका अंदर की ओर को नहीं लेंगे। इसका मतलब यह है कि जब मैंने कहा था एक समतल पृष्ठ है, तब तो आप आज चाहे ऊपर को ले लीजिए चाहे आप नीचे को ले लीजिए परपेंडिकुलर, लेकिन जब आपका एक बंद सरफेस है यानी एक सॉलिड है वो, तो आप जो भी एरिया वेक्टर लेंगे उसकी डायरेक्शन किधर को होगी, वो डेफिनेटली बाहर की ओर को होगी। माने एरिया वेक्टर आप कभी भी अंदर की ओर को नहीं लेंगे, इसको हम नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। सीधे सीधे जो बाहर की ओर को एरिया वेक्टर है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये क्षेत्रफल सदिश की बात हमने छोटी छोटी कर लिया है। हम देखते हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसको बोलते हैं आप वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, ध्यान देना है। वैद्युत फ्लक्स का मतलब यह है कि जैसे अगर कोई एरिया है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कितनी गुजर रही हैं, ये हमको देखना है। अगर कहीं पे भी हमको देखना है कि भाई ये एरिया इतना एरिया है तो यहाँ से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, ये हमको मेज़र करना है। ये हमारा वैद्युत फ्लक्स है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग मेज़र करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या मेज़र करेंगे, वैद्युत फ्लक्स में क्या मेज़र करेंगे। वैद्युत फ्लक्स में हम इतना ही मेज़र करेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कितनी हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है। एक चार्ज हमने ले लिया, देखिए जैसे Q है, यहाँ पे हमने एक चार्ज ले लिया। अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखें तो ये चीज़ गौर करते हैं, देखिए जहाँ पे पास पास है, जहाँ पे आपका देखिएगा स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल है, वहाँ देखिए आप जो विद्युत बल रेखाएं हैं आपकी वो पास पास हैं। और जहाँ पे देखिए दूर है वहाँ पे जो है वो दूर दूर हो गई हैं।
तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कम है। तो जो हमको निकालना है, जो आपको ये देखना है कि भाई किसी एरिया से कितनी लाइंस गुजर रही हैं, तो उसके लिए हमको ये देखना है कि एरिया पे भी डिपेंड हो रहा है। अगर एरिया छोटी है तो इसका मतलब है कि जो हमारा फ्लक्स है वो भी कम, यहाँ पे लाइंस भी कम गुजर रही हैं। अगर हमारा एरिया बड़ा है तो ज़्यादा लाइंस गुजर रही हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर पास में कर रहे हैं जहां प्रबल विद्युत क्षेत्र है, स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहां पे ज्यादा बल रेखाएं पास हो रही हैं, और अगर आपने थोड़ा दूर कर दिया तो वहां पे बल रेखाएं कम हो जा रही हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि यह चीज ध्यान दे रहे हैं कि इसका मतलब है कि जो हमारा डिफाइन करने का तरीका है, ये हमारा एरिया है, सपोज करिए ये हमारा एरिया वेक्टर है, ये हमारा एरिया वेक्टर है। अब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो लेंगे हम वो इसी के परपेंडिकुलर लेंगे। अब आप कहेंगे क्या कोई ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी एरिया के परपेंडिकुलर हों? नहीं, अगर नहीं है तो उसके लिए हम दूसरा तरीका देख लेंगे। लेकिन पहले हम जो डिफाइन करना चाहेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम वहाँ पे ले रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए ई है, और ये गौर करेंगे ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में ही है। मैंने इनके बीच एंगल कितना है? 0 डिग्री है। ये आप सपोज करिए कि इस तरह की स्थिति है कि जो हमारा एरिया वेक्टर है वो आप देख रहे हैं, और ई का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, विद्युत क्षेत्र की दोनों डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब क्या है? ये हमारा प्लेन है, तो हमारा जो एरिया वेक्टर है वो इसके जस्ट परपेंडिकुलर है बाहर की ओर को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। इस टाइम में इतनी एरिया से, जो ये आपका एरिया है, अगर ये ए एरिया है, इतनी एरिया से पास होने वाला जो फ्लक्स है फाई ई, वो ई इंटू ए हो जाएगा आपका, वो आपका ई ए हो जाएगा। सीधे सीधे आप जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी वैल्यू रख लीजिए, और जो एरिया है उसकी वैल्यू रख लीजिए। इससे आपको मिल जाएगा क्या चीज? वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। अब एक इश्यू आ जाता है कि अगर मान लीजिए ये ऐसा नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये एरिया वेक्टर है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर इस डायरेक्शन में है, ये एरिया वेक्टर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए वो आपकी इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या करेंगे? अब तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र अलग डायरेक्शन में दिख रहा है, ए तो डायरेक्शन फिक्स है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हमें मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं है, हमें मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड से है जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में है। चलो भाई, इस वेक्टर के दो पार्ट कर लेते हैं हम। बताओ बच्चों, इस वेक्टर का इधर वाला पार्ट, एरिया वेक्टर की तरफ का पार्ट कितना हो जाएगा? ई कॉस थीटा, और इधर वाला कितना हो जाएगा? ई साइन थीटा। तो इस वेक्टर के दो पार्ट कर लिए हमने, एक एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जो हमने आपसे बोला था कि जो हमारा फाई ई है, माने इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स है, वो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? वो वैद्युत फ्लक्स होगा हमारा एरिया वेक्टर को ले लेंगे, और इस डायरेक्शन में जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आपकी ई कॉस थीटा है, और आपका जो एरिया वेक्टर है वो इसके जो परिमाण है वो ए है। तो ये सिंपल बात आ गई कि ये आ गया आपका ई ए कॉस थीटा। तो फाई ई आपका ई ए कॉस थीटा है, ये आप जान दीजिएगा, 11th में आप पढ़ चुके हैं। ये आपका डॉट प्रोडक्ट है ई और ए का, तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो जो हमारा फाई ई आ रहा है, विद्युत फ्लक्स आ रहा है, वो आ रहा है ई डॉट ए। ये आपका ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ए आपका एरिया वेक्टर हो गया, और जो थीटा है वो एंगल बिटवीन ई एंड ए। तो हमने कहा फाइनली क्या बात हुई हमारी आपकी कि एक एरिया ले लीजिए आप, किसी एरिया से उसका एरिया वेक्टर देख लीजिए, और उसके बाद ये देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट ले लीजिए जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में है। ये निकला आपका ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा इंटू ए निकाल दीजिए, ई ए कॉस थीटा, यही फाई ई बराबर हमारा ई डॉट ए है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। कई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देख लीजिए, जो हमारा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में है उसको एरिया से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे सीधे आपका निकल जाएगा। माने फाई ई बराबर आ गया आपका ई डॉट ए। ये हमारा है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मात्रक सूत्र देख लेते हैं। तो हमारा विद्युत फ्लक्स जो है
का जो मात्रक है, यूनिट है, उस पर ध्यान दे लेते हैं। ये ई है आपका, माने विद्युत क्षेत्र है, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम होता है। ये एरिया है, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो सीधे सीधे क्या हो गया आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम हो गया। अगर विमाएं की बात है, अगर डायमेंशन की बात है, तो डायमेंशन पे ध्यान देते हैं। देखिए भाई, जो न्यूटन है वो क्या हो जाएगा, mlt-2, और मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, L2 है। कूलाम क्यू बराबर IT, IT माने AT हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये आपका M है, और कहीं तो M है नहीं, L है आपका 2/1 है, L3 हो जाएगा। T आपका -2 है, एक ऊपर चला जाएगा आपका -3 हो जाएगा, और A आपका -1 हो जाएगा। तो ये है आपका, ये डायमेंशन हो गया। तो मात्रक और विमीय सूत्र हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या बात किया फाइनली, अगर मान लीजिए जो हमारा एक एरिया है, ये है हमारा एरिया था, ये एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर था इस डायरेक्शन में। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो इस डायरेक्शन में आया था, और ये एंगल क्या था, थीटा था। तो जो हमारा इससे पास होने वाला, इतनी एरिया से, इतनी पूरी एरिया से जो हमारा पास होने वाला फ्लक्स था, वो हमारा था वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, माने ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ तो हमको कोई दिक्कत नहीं हुई, सीधे सीधे हमारा एक प्लेन था, यहाँ से पास होने वाला हमने फ्लक्स निकाल लिया। लेकिन फिर एक बार सॉलिड कोई फिगर लेते हैं। ये हमारा एक, मान लीजिए कोई सॉलिड फिगर है। अब अगर इसको हम थोड़ा सा इस तरह से बनाएं कि ये हमारा एक कोई सॉलिड फिगर है। सॉलिड फिगर का मतलब है इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों चीज़ें हैं। मतलब ये एक 3 डायमेंशनल है, एक कोई ठोस है, इसमें लेते हैं। अब इसमें बहुत सारे चार्ज मान लीजिए आसपास रखे हुए हैं, तो हर जगह एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे जब हमको, अब तो हमने बताया आपको ना कि छोटे छोटे प्लेन में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए यहाँ एक प्लेन लेते हैं, एक प्लेन हमने यहाँ ले लिया। मान लीजिए कि ये आपका जो डायरेक्शन है वो DA1 है, ये आपका DA1 है, यानी इसका एरिया वेक्टर, ये इसका एरिया वेक्टर लिया हमने। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वो E1 इधर है, सपोज कर लीजिए। इसी तरह से जब हमने यहां पर निकालना चाहा तो हमारा DA2 इस साइड आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये आ रही है आपकी। इस पॉइंट पे जब हमने देखा तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन E3 इधर को है, और ये देख रहे हैं कि जो हमारा एरिया वेक्टर है DA3 वो इस साइड में है। अब क्या करें हम, अब हमारा यहाँ पे ये फार्मूला तो फेल हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे थे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे थे, एरिया को मल्टीप्लाई करते रहे थे। बहुत किया तो बीच में थीटा की वैल्यू रख दिया, कॉस थीटा हमारा आ गया, और ये कॉस थीटा से हमने फाई की वैल्यू निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे हर जगह आपका ई और ए दोनों बदल रहा है। तो चलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पूरे सॉलिड को बहुत छोटे छोटे पार्ट में बांट लेंगे, हर छोटे पार्ट से पास होने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे। देखिए ये पहला टुकड़ा है, मान लीजिए हमारा यहाँ वाला, तो पहले टुकड़े से मान लीजिए जो हमारा फ्लक्स पास हुआ φ1 कितना पास होगा बताइए, यहां हो गया आपका E1 डॉट DA1, ये हमारा पहले से हो गया। अब अगर दूसरे से पूछें तो कितना हो जाएगा, हमारा वेक्टर E2 DA2 हो जाएगा। तीसरे से कितना हो जाएगा, E3 DA3 हो जाएगा। अब अगर टोटल सॉलिड सरफेस, मान लीजिए पूरा जो सॉलिड सरफेस है हमारा पूरा, उससे पास होने वाला फ्लक्स निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 एंड सो ऑन, जितने हैं सारे के सारे हम जोड़ देंगे। छोटे छोटे पार्ट से जितने फ्लक्स निकल रहे हैं छोटे छोटे एरिया वेक्टर से, उसको सबको जोड़ देंगे। तो ये हमारा E1 डॉट DA1 प्लस E2 डॉट DA2 प्लस E3 डॉट DA3, ये सब हम जोड़ते चले जाएंगे डैश 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 करते हुए। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फाई ई बराबर, ये आ जाएगा समेसन E डॉट DA, ये हमारा फाई ई आ रहा है, टोटल फ्लक्स आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसी को छोटे छोटे कैलकुलेशंस को जोड़ने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का मेथड इस्तेमाल करते हैं, समाकलन का मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसी बात को हम क्या लिख सकते हैं, फाई ई बराबर इंटीग्रल E डॉट DA। हाँ, सरफेस चूंकि क्लोज है तो क्लोज सरफेस है, तो यहां क्लोज का निशान लगा दीजिए।
तो ये आपका किसी भी सरफेस के लिए हो जाएगा, ये सबके लिए हो जाएगा आपका। तो सीधे सीधे जो आपका टोटल फ्लक्स का जो फार्मूला आ रहा है, कोई सॉलिड सरफेस है, अलग अलग विद्युत क्षेत्र है, अलग अलग वहां का एरिया वेक्टर है, तो जो हमारा टोटल फ्लक्स आ रहा है फाई ई आ रहा है, वो आ रहा है आपका ई डॉट डी ए। इसी फार्मूले को हम लोग ध्यान देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा इशू ना बनाइएगा, क्योंकि इसमें कुछ खास ऐसी बात नहीं है। इसका सीधे सीधे मतलब है कि छोटे छोटे पार्ट से जितने फ्लक्स गुजर रहे हैं सभी को एक साथ जोड़ लिया गया है, उसी को हम लोग इंटीग्रेशन बोल देते हैं। ई डॉट डी ए वो सिंपल कैलकुलेशन से निकल आता है, इसलिए इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये हमारा देख लिया कि हमारा जो वैद्युत फ्लक्स है वो हम कैसे निकालते थे। अगर एक एरिया है और उसमें ई और ए की डायरेक्शन अलग अलग है तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा कर लेते थे। और अगर मान लीजिए कोई सॉलिड सरफेस है, उसमें अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग जगह है, तो थोड़े थोड़े एरिया से पास होने वाला जो फ्लक्स है उसको सब निकाल करके जोड़ लेते हैं, फाई ई आ गया। आपने यूनिट और डायमेंशन देख लिया उसका। तो अब एक चीज और बच रही है, सॉलिड एंगल, उस पर ध्यान दे लेते हैं। घन कोण क्या है बच्चों? घन कोण आप 11th में देख चुके हैं, लेकिन एक बार दोहरा देते हैं क्योंकि हमको जो पढ़ना है गॉसेस लॉ उसको समझने के लिए वो जरूरी है। ध्यान देते हैं, अगर हमने कहा आपसे जैसे आप कोन आइसक्रीम ले लेते हैं, ध्यान दे दीजिएगा, ये आपकी कोन आइसक्रीम है, ये यहाँ से इसको किनारे मिला दीजिए। आप देखते होंगे ये चीज़ हो गया आपका, यहाँ से मिला दीजिए, यहाँ से मिला दीजिए, पूरा आपने मिला दिया। तो अगर इसका एरिया ए है और ये रेडियस कितनी है, आर है, तो इस पर ध्यान देते हैं। हमने कहा कोन आइसक्रीम है ये, तो यहां पर जो आपका ये वाला एंगल बनता है बच्चों, ये कोण जो बनता है इसको बोलते हैं आप ओमेगा, इसको आप घन कोण बोलते हैं। आप कहेंगे हमने तो कोण ऐसे देखा है, ये एक लाइन होती है, एक लाइन ये होती है, इसके बीच में जो एंगल होता है थीटा, इसी को तो हम लोग कोण कहते हैं। हम तो एक प्लेन का कोण जानते हैं, प्लेन का एंगल समझते हैं। नहीं भाई, जब आप एक सॉलिड ले लेंगे, एक ठोस ले लेंगे, जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, बर्थडे मनाते हैं, तो जो आप वो कैप लेते हैं, उस कैप पे आप अगर गौर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये कैप कैसी होती है, इस तरह की कैप होती है। इसको किनारों से आप मिलते जाइए, ध्यान दीजिएगा। अब अगर आप इसके बिल्कुल पास में किनारे किनारे आप अगर ऐसे इसकी लाइन खींच देंगे यहां पर, तो एक छोटा सा सर्कल बन जाएगा, छोटा सा गोला बन जाएगा। बेटा ये आपका ओमेगा है, ये घन कोण है। तो सॉलिड एंगल जो है वो इस एंगल से यानी प्लेन एंगल से बिल्कुल डिफरेंट है। इसको स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। हाँ, यहां पे ये चीज ध्यान देने की बात है कि जैसे मान लीजिए अगर इसको पूरा करेंगे तो ये एक स्फेयर बन जाएगा, ये एक गोला बन जाएगा। तो जो गोले की जो एरिया है आपका वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? एरिया क्षेत्रफल है, ये आर है, ये भी आर है, ये प्रोपोर्शनल किसके होती है? आर स्क्वायर के। तो आपका एरिया बराबर करेंगे तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा, कोई कांस्टेंट आ जाएगा इंटू आर स्क्वायर। तो ये जो a अपान आर स्क्वायर है, ये जो कांस्टेंट आ जाता है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? ओमेगा बोल देते हैं। इसी को हम लोग घन कोण बोल देते हैं, सॉलिड एंगल बोल देते हैं। तो सॉलिड एंगल में फाइनली हमारा क्या हो रहा है, ध्यान देंगे। ये आप जैसे एक सिक्का ले लीजिए, मान लीजिए 1 रुपए का 5 रुपए की सिक्का ले लिया, और उसके किसी एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, इसकी बाउंड्रीज को बेटा मिला दीजिए, पूरा हर तरफ से इसकी बाउंड्रीज को मिला दीजिए। यहां पे इस पॉइंट पे जो आपका घन कोण बन रहा है ये आपका ओमेगा है। ये पॉइंट मान लीजिए ओ है, इसकी दूरी क्या है, ये इसका एरिया क्या है, ए है, और दूरी कितनी है, आर है। तो जो हमारा ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए बाई आर स्क्वायर। ये हमारा यही ओमेगा बराबर जो है ए बाई आर स्क्वायर। अब यहां हमें ध्यान से क्या देखना है, ध्यान से हमें ये चीज देखनी है कि जैसे हमने कहा आपसे, ये हमने एक सिक्का ले लिया, ये हमने एक ये पॉइंट ओ से ये लाइन खींच दिया, किनारे इसकी बाउंड्री की खींच दिया। हमें ध्यान ये देना है कि आप सिक्के का मिड पॉइंट ले लीजिए, मध्य बिंदु ले लीजिए। यहां से जो एरिया वेक्टर आपका बनना चाहिए वो ओ से मिलाने वाली लाइन, ये देखिए, ये लाइन जो होनी चाहिए वो एरिया वेक्टर होना चाहिए। माने यहां से आपका जो सेंटर का इसको लाइन मिला रहे हैं वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होना चाहिए। तब आपका यह आपका जो ए बाई आर स्क्वायर है ये ओमेगा हो जाएगा। कुछ लोगों ने कहा अच्छा भाई, हमने अगर यहीं पे एरिया ले लिया तो क्या फर्क पड़ गया, यही एरिया ले लिया। अब इतना बड़ा एरिया लिए थे
तो अगर छोटा सा एरिया ले लिए तो यहां पे बेटा कोई डिफरेंस नहीं पड़ा, ये ओमेगा ही है। हाँ, यहां एरिया कम हो गया तो ये दूरी भी तो कम हो गई। ये एरिया रखेंगे तो आपकी ये दूरी रखेंगे, हाँ ये एरिया रखेंगे तो दूरी ये रखेंगे, a/r² आ जाएगा। इसी में एक और चीज आ जाती है, जैसे मान लीजिए आपका अगर यहां पे ले रहे हैं, ये एरिया ले रहे हैं आप, ये आपने एरिया लिया, ये आपका यहां से किनारे से मिला दिया, यहां आपका ये सेंटर है, ये लाइन है। मैंने कहा था जो एरिया वेक्टर होना चाहिए वो इधर ही होना चाहिए। अब किसी ने कहा कि भाई हम ये जो ओमेगा एंगल निकाल रहे हैं वो a/r, ये r दूरी है। उसने कहा कि अगर हम एरिया ऐसे ले लें, तिरछा ले लें तो क्या होगा, ये ऐसी एरिया ले लेते हैं। देखिए ये थोड़ा इसको बढ़ा दिए, ये वाली एरिया ले लेते हैं हम। अगर ये वाली एरिया ले लेते हैं, अगर ये वाली एरिया ले लेते हैं तो हमारा a/r² जब निकालेंगे तो a तो बहुत सारा आ जाएगा, तो यानी जो ओमेगा है उसकी वैल्यू बढ़ गई। नहीं भाई, ओमेगा की वैल्यू नहीं बढ़ी। अब इसका जरा एरिया वेक्टर देखिए, क्या एरिया वेक्टर इधर है? नहीं, एरिया वेक्टर आपका वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये आपका एरिया वेक्टर इस साइड में आ रहा है। हमें चाहिए था किधर? हमें चाहिए था सेंटर से मिलाने वाली लाइन जो है वो इस डायरेक्शन में चाहिए था। चलिए ठीक है, ये थीटा एंगल है, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन निकाल दीजिए। अब ये आपका इधर वाला दूसरा हो जाएगा, आपका ये साइन थीटा हो जाएगा। हमको मतलब किससे है? a cos थीटा से है। तो इससे हमारा मतलब कुछ नहीं है साइन थीटा से, हमारा मतलब a cos थीटा से है। तो हम इस एरिया, अगर ये गिवन एरिया दिया भी है, ये आपका वेक्टर a, तो भी हम a/r² निकालेंगे तो हम यह इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इस्तेमाल करेंगे जो सेंटर से सीधे एरिया वेक्टर, यहां से o से, जहां से ले रहे हैं हम एंगल, यहां से सीधे जो डायरेक्शन में एरिया वेक्टर आ रहा है, तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ये a cos थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? a cos θ/r²। ये चीज हमें ध्यान देना है, a cos θ/r² हो जाएगा। r यहां से सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगी। अगर छोटा सा, बहुत छोटा सा, कई बार हमने कहा आपसे, जैसे फिर वही बात आ जाएगी कि जो हमारा सॉलिड है, अगर कोई सॉलिड है उसमें छोटा सा लेते हैं, अगर मान लीजिए एरिया हम, तो यहां पर जो अगर DA एरिया है, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये DA है आपका इस साइड में, तो इसका जो सॉलिड एंगल बनेगा, वो जो d ओमेगा बनेगा, वो आपका क्या हो जाएगा? वो सीधे सीधे हो जाएगा आपका dA/r² हो जाएगा। अब अगर यहां पर ध्यान देते हैं कि जैसे मान लीजिए यहां पर हमको निकालना है, अगर ये इस तरह का सरफेस है, अगर यहां पे हम देख रहे हैं, इस जगह पे देख रहे हैं, किसी पॉइंट पे अगर हमको किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में खाली हम ध्यान दे लेंगे कि वो DA एरिया ले लेंगे और ये हम आपका R ले लेंगे, तो सीधे सीधे जो हमारा d ओमेगा आ जाएगा वो dA/r² हो जाएगा। और इसका यूनिट जो मेजर करेंगे वो आपका यूनिट हो जाएगा सीधे सीधे खाली क्या चीज? स्टेरेडियन हो जाएगा। स्टेरेडियन में इसको मेजर कर लेंगे। हाँ, अगर आप कंप्लीट एंगल निकालना चाहते हैं, अगर कहें कि भाई पूरा स्फेयर है, ये स्फेयर है, पूरे स्फेयर की वजह से किसी पॉइंट पे निकालना है हमको कि भाई सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा? घन कोण हो जाएगा। तो उसके लिए अभी आपने क्या कहा? ओमेगा बराबर क्या होता है? a/r²। तो आपका पूरा सरफेस, जो आपका सरफेस है, पूरा पृष्ठ है, उसका पूरा एरिया ले लीजिए। कितना होता है? 4πr² डिवाइडेड बाई r² कर दिए, r² से r² कैंसिल हो गया। ये ओमेगा बराबर क्या आ गया? 4π स्टेरेडियन। तो इस तरह से आपका पूरे अगर सरफेस पे लेना है तो जो आपका 4π स्टेरेडियन आ जाएगा। तो इस तरह से तीन चीज़ों के बारे में हमने टॉक कर लिया। हमने देख लिया कि भाई क्षेत्रफल सदिश क्या है, हमने देख लिया कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, और तीसरी चीज़ जो थी हमारा वो सॉलिड एंगल था, घन कोण, उसके बारे में भी हमने चर्चा कर लिया। तो अब इन चीज़ों को आप देख लीजिए और उसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि गॉसेस लॉ क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।